अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उसामा और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और प्रोड्यूस होने के बाद ट्रांसपोर्ट करने के इसको तीन तरीके हैं। पहला तरीका है डिजोल्व फॉर्म में, ये 5% कॉन्ट्रीब्यूट करती है और इसको डिटरमिन किया जाता है हेनरीज लॉ के जरिए। हेनरीज लॉ कहता है किसी भी गैस के पार्शियल प्रेशर को उसकी सॉल्युबिलिटी इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाता है कि कितनी डिजोल्व हुई है हमारे। तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है आर्टेरियल ब्लड में और सॉल्युबिलिटी इसकी है 0.03 mmol पर mmHg। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 1.12 mmol पर लीटर। सेकेंड फॉर्म है कैरियर फॉर्म जिसे कहा जाता है, वो है बाइकार्बोनेट। ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 95%। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 24 MEQ पर लीटर। और ये किस तरह होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। वो जो अनस्टेबल होता है फौरन HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ये HCO3 फिर आपके लंग्स में जाके एक्सहेल आउट हो जाती है। किस तरह होता है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है और इस मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो क्या होता है जी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होती है तो ये कैपिलरीज और फिर वेन्स में आती है और वेन्स के अंदर फिर रेड ब्लड सेल्स तक ये आती है। रेड ब्लड सेल्स तक ये कैसे पहुंचती है जी? पैसिव डिफ्यूजन के जरिए। रेड ब्लड सेल्स में एक दफ़ा पहुंच गई तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट करता है H2CO3 में, जो कि अनस्टेबल होता है फौरन HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो H पॉजिटिव है ये बेसिकली आपके ब्लड की pH को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। तो इसको बफर करने की ज़रूरत होती है, एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए डीऑक्सी हेमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करता है। ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, इसके साथ बाइंड करके बना देता है टाउट फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन। तो टाउट फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो लूज कर देती है। हेमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी को लूज कर देता है, रिलीज करता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाती है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होती है हेमोग्लोबिन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लें कि टाउट फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन की रिलीज ज़्यादा करवाती है और ये ऑक्सीजन फिर चूंकि मेटाबॉलिज्म चल रही होती है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन चाहिए होती है, तो ये हमारे टिश्यूज इसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की। डीऑक्सी हेमोग्लोबिन चूंकि इसको बफर करता है, एब्जॉर्ब करता है, हमारे सेल की पीएच को मेंटेन रखने में रोल प्ले करता है, इसलिए इसको लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वापस ट्रांसपोर्ट पे आते हैं तो HCO3 नेगेटिव अब रेड ब्लड सेल से बाहर निकलता है, वेन्स में आता है और फिर ये लंग्स तक जाता है। जब ये सेल से बाहर जाता है तो एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पीछे पॉजिटिव बच जाता है। सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस नहीं रहती। इसको मेंटेन करने के लिए वेन्स के अंदर से क्लोराइड आयंस रेड ब्लड सेल्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इसको क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है। तो रेड ब्लड सेल्स में वेन्स के अंदर क्लोराइड आयंस सबसे ज़्यादा होते हैं क्लोराइड शिफ्ट की वजह से। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। अब जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे आया है ये वेन से होता होता आगे चलता चलता ये फिर फाइनली आपके लंग्स तक पहुँचता है और लंग्स में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होकर एक्सहेल हो जाता है। तो ये आपका बाइकार्बोनेट था। अब लास्ट में बात करते हैं कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन के बारे में। कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन 3% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये बेसिकली क्या होता है, जब हेमोग्लोबिन डायरेक्टली बाइंड कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन को बताता है। अब दो तरीके हैं, एक बोहर्स इफेक्ट और एक हॉल्डेन इफेक्ट। ये दोनों डिटरमिन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के अगेंस्ट किस तरीके से चल रहे होते हैं, इनकी सैचुरेशन किस तरह बदल रही होती है। बोहर्स इफेक्ट कहता है कि जब जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में हो ये हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को कम कर देता है। यानी हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पुश आउट कर देते हैं, तो ऑक्सीजन की रिलीज ज़्यादा होने लग जाती है। पहली चीज़। सेकेंडली हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो H पॉजिटिव आयंस भी प्रोड्यूस होंगे। आप इस इक्वेशन को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से H पॉजिटिव आयंस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अब H पॉजिटिव आयंस जब ज़्यादा होंगे तो हमने कहा था सेल की pH भी कम होगी। ये दो मेटाबॉलिज्म के इंडिकेटर्स हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गई है, तो अब हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये H पॉजिटिव फिर डीऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके टाउट फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन बनाता है, जिसकी हम अभी बात कर चुके हैं। और ये टाउट फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन फर्दर ऑक्सीजन को रिलीज करने लग जाती है। तो जो इफेक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये मजीद एग्जैजरेट हो जाता है। डबल डबल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट पे शिफ्ट होना शुरू हो जाती है और हमारे टिश्यूज़ को मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की नीड पूरी होती रहती है।
अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट पे कैसे शिफ्ट होती है इसकी थोड़ी बात यहाँ पे कर लेते हैं, वैसे तो डिटेल हेमोग्लोबिन में पढ़ेंगे। क्या होता है कि जी यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिया हुआ है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन है, ये मैं सपोज्ड वैल्यूज लिए हैं सर ये आपको समझाने के लिए। 25% सैचुरेशन का मतलब है हेमोग्लोबिन के पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, 50 का मतलब है 2, 75% का मतलब है 3, 100% का मतलब है 4। हेमोग्लोबिन टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ही ले सकता है मैक्सिमम, उसके पास 4 साइट्स होती हैं फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग। अब फॉर एग्जाम्पल 20 mmHg पे एक मॉलिक्यूल अटैच हो रहा है तो हम कहेंगे 25% सेचुरेशन, 37 पे 2 हो रहे हैं, 40 पे फॉर एग्जाम्पल 75% हो रहा है। जिस जिस तरह प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन की सेचुरेशन बढ़ रही है, ये नॉर्मल कर्व के अंदर है। अगर कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाए तो आप देखेंगे इससे क्या होगा कि पहले जहां 40% पे तकरीबन 75% तक हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड था, सिर्फ एक मॉलिक्यूल उसने रिलीज किया था, ठीक है। अब अगर राइट पे शिफ्ट होगी तो यहाँ पे देखें सिर्फ 25% सैचुरेट है और ऑलमोस्ट 75% अनलोड हो चुका है। इस तरह राइट वर्ड शिफ्ट होने से आप वैल्यूज देख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज को ये रिप्रेजेंट करता है राइट वर्ड शिफ्ट। अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट दिखाया आपको थोड़ा कि नॉर्मल वैल्यूज में 40 mmHg पे 75% सेचुरेशन थी, ठीक है, सिर्फ 25% अनलोडिंग थी। जब राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, ये ग्रीन लाइन को देखें तो 40 mmHg पे सिर्फ 25% तक सैचुरेशन है और 75% तक वो ऑक्सीजन को अनलोड कर चुका है, रिलीज कर चुका है। तो बोर्स इफेक्ट को समराइज किया जाए तो बोर्स इफेक्ट कहता है कि टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन की रिलीज भी ज्यादा होती है, और जब लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम कर रखने के लिए हेमोग्लोबिन को, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद नहीं है तो हेमोग्लोबिन अब फुल कैपेसिटी से ऑक्सीजन को होल्ड करता है, तो ऑक्सीजन अपटेक लंग्स के अंदर ज्यादा हो जाती है। सेकेंड इफेक्ट की बात करते हैं जिसे होल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। ये कहता है कि जहां जहां ऑक्सीजन की सैचुरेशन ज्यादा होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज भी ज्यादा हो जाएगी। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा होंगे, चारों के चारों इकट्ठे आ जाए, हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन फुल हो जाए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी पुश आउट करेंगे, उसकी रिलीज करवा देंगे, इसकी एफिनिटी कम कर देंगे। और जहां पे ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक ज्यादा हो जाएगी। ये इसके ऑपोजिट है। अब ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। पहले आप ये ग्राफ देख लें कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे हेमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की सैचुरेशन को अब डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह प्रेशर बढ़ता जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जिस तरह टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, तो हेमोग्लोबिन के अंदर इसकी सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और टिश्यूज के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी कम होती है। जहाँ पे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज ज्यादा होने लग जाती है, तो इसकी ओवरऑल हेमोग्लोबिन में सैचुरेशन कम होना शुरू हो जाती है। अब ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, इसे जरा समझिएगा आपके पूरा प्रोसेस चल कैसे रहा होता है। मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्रोड्यूस हुई, इसने ऑक्सीजन की रिलीज को ज्यादा करवा दिया। ऑक्सीजन की रिलीज ज्यादा हुई तो हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई। टिश्यूज के पास जिस तरीके से ऑक्सीजन पहुंची वहां पे ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी, सारी कंज्यूम हो गई। जब ये कंज्यूम होगी सारी ऑक्सीजन, तो हमने कहा था ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने पे कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक बढ़ जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही थी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, हेमोग्लोबिन ने इसे अपटेक किया, अपटेक करके वो लंग्स के पास पहुंच गया। लंग्स के अंदर चूंकि हमने सांस ली थी तो इंस्पायर एयर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन ज्यादा थी, तो वहां पे लंग्स ने क्या किया कि ऑक्सीजन जो अपटेक हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिलीज करवा दिया, क्योंकि हमने कहा ज्यादा ऑक्सीजन की सेचुरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ये रिलीज होके एक्सहेल आउट कर गई। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट हो गई तो हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, तो ये जो इंस्पायर करने से ऑक्सीजन ज्यादा हमारे लंग्स में हो गई थी, अब इसको हेमोग्लोबिन ने अपटेक करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती रहती है। लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जो कि जिन पे इफेक्ट आता है। पहले तो ये कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो लंग्स और आर्टरीज के अंदर ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है, क्योंकि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी में आर्टरीज लेके जाती हैं और टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स लेकर आती हैं, तो इनमें वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर 100 होता है, आर्टरीज में 90 होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। टिश्यूज और वेन्स के अंदर ये बहुत कम होता है, वेन्स के अंदर इसकी वैल्यू 40 mmHg होती है, टिश्यूज के अंदर हम मेजर नहीं कर सकते। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स और आर्टरीज में कम होता है, वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। टिश्यूज और वेन्स के अंदर ये
बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में। वेन्स के अंदर मेजर करते हैं तो 46 mmHg होता है। बाइकार्बोनेट नॉर्मल 24 होती है लंग्स आर्टरीज में, टिश्यूज वेन्स में ये 28 तक हो सकती है इसकी वैल्यू। पीएच जो है 7.4 है, और टिश्यूज और वेन्स के अंदर ये कम होती है क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा होता है, ये हमने बात की थी। ठीक है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन यहाँ पे वेन्स और टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन होता है और डीऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है लंग्स और आर्टरीज के अंदर। रेड सेल्स के अंदर क्लोराइड कम होता है लंग्स और आर्टरीज में, वेन्स में हमने बात की थी ज़्यादा होता है। यहाँ पे आके देखें क्लोराइड शिफ्ट की वजह से वेन्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्लोराइड ज़्यादा होगा। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बामाइनो हेमोग्लोबिन ये दोनों जो हैं टिश्यूज और वेन्स में ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो डिजॉल्व फॉर्म में भी ज़्यादा होगी, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड भी ज़्यादा होगी, लंग्स और आर्टरीज में कम होगी। So this was our discussion about the carbon dioxide transport, and thank you so much.